चेन शू ने बैग में इधर उधर किया और सच में हे मेली नाम का एक आईडी कार्ड निकाला। हालांकि उसने आईडी पर लगी फोटो को देखा, फिर वापस हे मेली को देखा। उसके होठों का कोना फड़क गया। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? ये सच में तुम्हारी माँ का आईडी कार्ड नहीं है? हे मेली गुस्से में थी, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकी। चेन शू ने बातचीत को वापस आईडी पर नाम की तरफ मोड़ दिया। अपना हाथ हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम से क्या साबित होता है? तुम्हारा नाम हेमेली हो सकता है, मेरा नाम भी हेमेली हो सकता है। इससे बिल्कुल कुछ साबित नहीं होता। ये देखकर कि तर्क से काम नहीं बनेगा, हेमेली ने आंसुओं का सहारा लिया, एक दया भरा अभिनय करते हुए। एक महिला को मत सताओ, तुम जैसा आदमी एक महिला को कैसे सता सकता है? चेन शू ने फनकारा। तुम एक बच्चे से पैसे लूटने की कोशिश कर रही एक वयस्क हो, तब तुमने एक वयस्क होने का जिक्र क्यों नहीं किया? आसपास खड़े लोग पहले ही समझ चुके थे कि हे मेली छोटी लड़की को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दखल नहीं देना चाहते थे। अब जब चेन शू बोल चुका था, सभी उससे सहमत थे। बेनकाब होने पर हे मेली के पास चेन शू की मांगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेन शू ने कोई अनुचित मांग नहीं की, उसने सिर्फ उसे रूरू से माफी मांगने के लिए कहा। हे मेली ने अनिच्छा से झुककर एक माफी बड़बड़ाई। चेन शू ने अपना कान छुआ, जानबूझकर जोर से बोलते हुए, बहुत धीरे, मैं सुन नहीं सकता। चेन शू ने नूनू को दूर जाते देखा और मन ही मन आह भरी। हालांकि उस महिला ने जानबूझकर नूनू पर पैसे लूटने की कोशिश का झूठा आरोप लगाया था। शुक्र है कि वो समय पर पहुंच गया था, वरना उसे डर था कि नूनू भविष्य में दूसरों की मदद करने से डर सकती है। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। चेन शू ने फिर से आह भरी और अपने अपार्टमेंट वापस आ गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने सावधानी से एक डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका दिया, क्योंकि आगे उसे दवा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। दवा बनाने की जगह खुल गई। घना बी स्टेमिंग पावर चेन शू के चारों तरफ था, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गोल्ड स्लाइम उसके पास आज्ञापूर्वक इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद दोपहर में 2 दिन लगातार बनाने के बाद चेन शू आखिरकार खत्म हो चुका था। गोल्ड स्लाइम का शरीर और सुरक्षा दोनों 2-2 पॉइंट्स बढ़ गए थे। चेन शू इस प्रगति से बहुत संतुष्ट था। जल्द ही वो एक ब्लैक आयन लेवल के बी स्टेमर के खिलाफ एक मौका ले सकेगा। 2 दिन तक बैठे रहने से उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था। चेन शू उठा और अंगड़ाई ली, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करते हुए। वो खाना खाएगा और फिर थोड़ी नींद लेगा। कल वो शिए तुआनन को ढूंढने जा सकता है। हालांकि शिए तुआनन अविश्वसनीय लग रहा था, चेन शू अभी भी एक उम्मीद की किरण रखता था। उसे उम्मीद थी कि शिए तुआनन आज उसके लिए अच्छी खबर लाएगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, जिससे चेन शू मुड़ गया। उसने अपनी सुंदर क्लासमेट को देखा और उसकी आंखों में हैरानी झलक गई। श्याबिंग, तुम यहाँ क्यों हो? श्याबिंग मुस्कुराई और बोली, क्या इत्तेफाक है, मैं आज तुम्हें पैसे वापस करने की सोच रही थी। जब तुम यहाँ हो तो मैं अभी दे देती हूँ। चेन शू हंसा और बोला, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन तुरंत बाद उसने अपना फोन निकाला और पूछा, सही है, बैंक ट्रांसफर या कैश? आखिरकार पैसे कौन मना करेगा? श्याबिंग स्पीचलेस थी, लेकिन वो चेन शू के व्यक्तित्व की आदी थी, इसलिए वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। उसने बस अपना फोन निकाला और बोली, बैंक ट्रांसफर। मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, बैंक ब्याज दर की गणना करते हुए ये होगा। इससे पहले कि वो रकम बता पाती, चेन शू ने दृढ़ता से बीच में टोका, तुम्हें ब्याज की गणना करने की जरूरत नहीं है। श्याबिंग चौंक गई, तुम्हें ब्याज नहीं चाहिए, तुम ठीक हो? चेन शू ने एक शरारती मुस्कान दी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। श्याबिंग की अंतः प्रेरणा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। ये चेन शू निश्चित रूप से कुछ चाहता था कि वो करे। चेन शू ने जल्दी से उस समस्या को अपनी योजना में शामिल कर लिया जिसका वो सामना कर रहा था। मेरे अनुमान के आधार पर ओल्ड वैंग शायद मुख्य साजिशकर्ता न हो, कोई और है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। मुझे चिंता है कि और भी हाई लेवल बी स्टेमर्स हो सकते हैं और मैं अकेले उन सब से नहीं निपट सकता।
इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता हूं। जिया बिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे मेरी खुशी समझो कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। दोनों ने कुछ देर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की और जल्द ही सीतुआनन के पोक स्टॉल पर पहुंच गए। जैसे ही सीतुआनन ने चेनशू को आते देखा, उसने अपने एप्रन की जेब में हाथ डाला और एक जोड़ा सनग्लासेस निकाला। उन्हें पहनकर वो मुस्कुराया, खतरनाक दिखने की कोशिश करते हुए। तुम आ गए, पैसे लाए हो? चेनशू ने उसके साथ पूरा सहयोग किया, धीरे से बोलते हुए। बिल्कुल लाया हूं, तुम्हारा माल कहाँ है? सीतुआनन ने 2 फोटोज निकाली। चेनशू हंसा। मैं पहले माल की जांच करना चाहता हूं। जिया बिंग, जो उसके पास खड़ी थी, ने सीतुआनन के हाथ से फोटोज ले ली और अपने पास खड़े चेनशू पर एक नजर डाली। क्या तुम सच में दिन दहाड़े एक हांगकांग मूवी का सीन कर रहे हो? चेनशू ने मजाक करना बंद कर दिया और जिया बिंग के साथ दोनों फोटोज को देखा। सीतुआनन ने कहा, मेरी जांच के अनुसार मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये व्यक्ति इस समय अबैंडन फैक्ट्री में है। इसके अलावा मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, अंदर बहुत सारे बी स्टेमर्स हैं और ये बेहद खतरनाक है। चेनशू ने दोनों तस्वीरों को देखा। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि बीस्ट टेमर्स होंगे, लेकिन अगर उनका सच में सामना हो गया तो ये परेशानी भरा लग रहा था। उसने जियाबिंग की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम जाने की हिम्मत रखती हो? जियाबिंग पूरी धार्मिकता से भरी हुई ने तुरंत जवाब दिया, इसमें डरने की क्या बात है? चेनशू मुस्कुराया, तो चलो चलते हैं। जब हम लोगों के लिए नुकसान मिटा रहे हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। न्याय की जीत होगी। जैसे ही चेनशू और जियाबिंग पोर्क स्टॉल से कुछ दूर गए, सीए टुआनन ने एक गुलाबी फोन निकाला और किसी को कॉल करके बताया, चेनशू अबैंडन फैक्ट्री में चला गया है। अबैंडन फैक्ट्री में चेनशू और जियाबिंग को बिल्डिंग ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओल्ड वैंग की तस्वीर को अबैंडन फैक्ट्री की तस्वीर से मिलाकर चेनशू को काफी यकीन था कि वो सही जगह आए हैं। इसी समय उनके पास अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। चेनशू ने जल्दी से जियाबिंग को पास की झाड़ी में छिपने के लिए खींच लिया। अनजाने में उन दोनों की सांसें हल्की हो गईं। जो व्यक्ति अभी अभी प्रकट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड वैंग था। चेनशू ने बाहर झांका जब उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था। ये सच में वही था। जियाबिंग ने जल्दी से चेनशू को नीचे धक्का दिया, धीरे से पूछते हुए, क्या प्लान है? क्या हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं? चेनशू ने कहा, चुपचाप इंतजार करो, अब एक प्रोफेशनल को इससे निपटने का समय है। जैसे ही उसने कहा, चेनशू ने सहजता से अपनी जेब से एक यूरिया फर्टिलाइजर का बैग निकाला। जियाबिंग ने बैग को देखा, एक जानी पहचानी भावना उस पर हावी हो गई। चेनशू की एक स्पेशलिटी थी, लोगों पर चुपके से हमला करना और उनके सर पर यूरिया फर्टिलाइजर के बैग डालना। उसकी हरकतें तेज और पंख जैसी हल्की थी, इतनी कि ओल्ड मैन को आने वाले खतरे का पता ही नहीं चला। जियाबिंग ने कहा, बिल्कुल सही समय, मैं आज तुम्हें पैसे वापस करने ही वाली थी। जब तुम यहां हो तो मैं अभी दे देती हूं। चेनशू ने कहा, कोई जल्दी नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपना फोन बाहर निकाला और पूछा, तुम पैसे ट्रांसफर करोगी या कैश दोगी? जियाबिंग स्पीचलेस थी। उसने कहा, मैं ट्रांसफर करूंगी। मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, बैंक ब्याज के साथ। वो होगा। इससे पहले कि वो पूरा कर पाती, उसने बीच में टोका, तुम्हें ब्याज गिनने की जरूरत नहीं है। जियाबिंग हैरान थी, तुम्हें ब्याज भी नहीं चाहिए? तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? लेकिन उसने जवाब दिया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इससे मुझे बेचैनी हो रही है। एक पल के बाद उसने उसे स्थिति समझाई। मेरे अनुमान के आधार पर ओल्ड वैंग शायद मुख्य साजिशकर्ता ना हो, कोई और है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। मुझे चिंता है कि और भी हाई लेवल बी स्टेमर्स हो सकते हैं और मैं अकेले उनसे नहीं निपट सकता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता था। जियाबिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, इसे एक मजेदार छोटा सा एडवेंचर मानने का फैसला करते हुए। वो जिया तुनान के पास गया जो एक मांस का चाकू चला रहा था। जिया तुनान ने अपने एप्रन की जेब से एक जोड़ा सनग्लासेस निकाला और उन्हें पहन लिया। उसने नाटकीय ढंग से पूछा, क्या तुम पैसे लाए हो? चेनशू ने जवाब दिया, हाँ लाया हूं, माल कहाँ है? मैं पहले उसे जांचना चाहता हूं। उसने उन्हें 2 कागज के टुकड़े दिए। उन्हें इस तरह अभिनय करते देख जियाबिंग ने दिन दहाड़े हांगकांग मूवी का ड्रामा करने के लिए उनकी आलोचना की।
उन्होंने 2 फोटोज देखी। फोटोज में एक मास्क्ड और हुडेड व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था। जिया तुनान की जांच के माध्यम से ये पुष्टि हो सकती थी कि ये व्यक्ति वर्तमान में अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर था। इसके अलावा उसने चेंशू को याद दिलाया कि वहां बहुत सारे बीस्ट टेमर्स थे और ये बहुत खतरनाक था। हालांकि चेंशू ने अंदाजा लगाया था कि बीस्ट टेमर्स हैं। उसने एक शिया बिंग से पूछा कि क्या वो उसके साथ जाने की हिम्मत रखती है अगर उनका सच में सामना हो गया। उसने दृढ़ता से कहा कि वो नहीं डरती। चेंशू ने कठोर अभिनय करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के लिए एक साथ जाएंगे और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो चले गए, शिए त्वानान ने किसी को कॉल किया, ये सूचित करते हुए कि चेंशू पहले ही अबैंडन्ड फैक्ट्री पहुंच चुका है। तस्वीर के अनुसार फैक्ट्री पहुंचने पर अंदर से कदमों की थप-थप की आवाज आती हुई लग रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, कोई बाहर आया। चेंशू और शिया बिंग जल्दी से झाड़ियों में छिप गए। तस्वीर में दिखा व्यक्ति प्रकट हुआ, आसपास देखते हुए एक प्लास्टिक बैग लेकर। चेंशू ने अपनी सांस रोक ली, ये देखकर कि ये ओल्ड वैंग है। शिया बिंग ने उससे पूछा कि वो क्या करने की योजना बना रहा है, क्या उसे अरेस्ट करना है। उसने उसे शांत रहने और इंतजार करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि अब एक प्रोफेशनल को इससे निपटने का समय है। चेंशू ने अपना सीमेंट का बैग निकाला, जो उसका गुप्त हथियार था, और चुपके से ओल्ड वैंग के पास पहुंचा। उसने बैग उठाया, ओल्ड वैंग के ऊपर दबाते हुए, जबकि वो अभी भी अनजान था और बड़बड़ा रहा था कि उसे थोड़े से पैसे के लिए लालच नहीं करना चाहिए था। एक पलक में उसके लिए दुनिया अंधेरी हो गई। चेंशू ने सीमेंट का बैग ओल्ड वैंग पर दे मारा, उसके बाद सिर पर एक शक्तिशाली लात मारी। वो तुरंत गिर पड़ा। चेंशू ने फिर उसे घसीट कर ले गया और जिया बिंग के सामने ही अपनी शर्ट उतार दी। उसे अपना चेहरा ढकना पड़ा, सोचते हुए कि वो एक पर्वत है। उलझन में चेंशू मुड़ा और उससे पूछा कि क्या उसे एहसास हुआ कि उसने गलत समझा है। उसने घबराहट में कहा, वो एक आदमी है। उसने भी अजीब तरह से कहा, वो एक आदमी है। उसने ओल्ड वैंग की शर्ट ली, समझाते हुए कि वो सिर्फ भेस बदलना चाहता था, घुल मिलकर स्थिति देखने के लिए। उसने पूछा कि वो क्या सोच रही थी। जिया बिंग समझ गई और कहा कि उसने कुछ नहीं किया और वो कुछ नहीं सोच रही थी। स्पीचलेस, उसने अपना भेस बदलना जारी रखा। शर्ट पहनने के बाद उसने टोपी और मास्क पहन लिया। उसने उसे बताया कि वो पहले अंदर जाएगा और उसे काम करने से पहले उसके संकेत का इंतजार करना चाहिए। जिया बिंग ने उससे पूछा कि संकेत क्या था। उसने कहा, हालेलुया। अंदर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सदस्य इकट्ठा थे। ओल्ड वैंग को वापस देखकर वो बस अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने सुना है। ऐसा लगता था कि उसने उनकी जांच पास कर ली थी और चर्चा में भाग लेने के लिए सहमत हो गया था।